हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल। सो कैसे हैं आप लोग? कैसी चल रही है आप लोग की पढ़ाई? अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि आपको पता है कि हमने लास्ट वीडियोस में एक नेशनल इनकम कंप्लीट किया था एंड सेकंड मनी इन बैंकिंग। आज हम नेक्स्ट यूनिट की तरफ चल रहे हैं जिसमें हम नेक्स्ट चैप्टर्स डिस्कस करेंगे। वो है हमारे पास यूनिट इनकम डिटर्मिनेशन। तो इनकम डिटर्मिनेशन में आपको पता है अपने 3 चैप्टर्स पढ़े थे, एक एग्रीगेट डिमांड, एक एग्रीगेट सप्लाई। आपने सेकंड पढ़ा था इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर एंड डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम, एंड द थर्ड वन इज एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई। ओके, सो अब उसी चैप्टर को हम स्टार्ट करेंगे जहां से मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस कुछ काफी ज्यादा भी पूछे जाते हैं इस चैप्टर से, तो एक एक कॉन्सेप्ट को सीखेंगे। सबसे पहला कॉन्सेप्ट है हमारे पास एग्रीगेट डिमांड। तो एग्रीगेट डिमांड का मतलब होता है टोटल डिमांड इन द एंटायर इकोनॉमी। मतलब डिमांड से क्या होता है, आप एक्सपेंडिचर करते हो। तो नेशनल इनकम में हमने एक एक्सपेंडिचर मेथड देखा था, और एक्सपेंडिचर मेथड में हमने देखा था कि जीडीपी कैसे कैलकुलेट करते थे, सी प्लस जी प्लस आई प्लस एन ई। तो कंपोनेंट्स ऑफ एग्रीगेट डिमांड के 4 कंपोनेंट्स होते हैं। क्या है वो? हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर और कैपिटल फॉर्मेशन, गवर्नमेंट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर और नेट एक्सपोर्ट। तो ये 4 सेक्टर इकोनॉमी है, लेकिन जेएम कीन्स ने एग्रीगेट डिमांड को 2 सेक्टर में रिस्ट्रिक्ट कर दिया, दैट इज सी प्लस आई, कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट। तो 2 सेक्टर मॉडल में एडी बराबर होता है सी प्लस आई के। और जब भी इन्वेस्टमेंट की यहां पर हम बात करेंगे इस चैप्टर में, तो वो हमारे पास इन्वेस्टमेंट हमेशा और हमेशा एज्यूम करना है कि वो इन्वेस्टमेंट रहेगा ऑटोनॉमस। कौन सा इन्वेस्टमेंट होगा? वो ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट होगा, जो हमेशा क्या रहेगा? फिक्स्ड। जो हमेशा क्या रहेगा? फिक्स्ड। ये लेवल ऑफ इनकम जैसे चेंज होगी तो इस इन्वेस्टमेंट पे कोई इफेक्ट नहीं होगा, ये चेंज नहीं होगा। ओके, इन 2 सेक्टर इकोनॉमी आपको बताया था कि 2 सेक्टर इकोनॉमी में एडी किसके बराबर होगी? सी प्लस आई के बराबर। उसके बाद होता है एग्रीगेट सप्लाई। तो एग्रीगेट सप्लाई का मतलब है टोटल सप्लाई इन द एंटायर इकोनॉमी। माइक्रो इकोनॉमिक्स में क्या पढ़ता है कि सप्लाई से क्या होता है? रेवेन्यू जनरेट होता है। ठीक है, वहां एक माइक्रो लेवल पे, स्मॉल लेवल पे करते हैं, यहाँ पूरे एंटायर इकोनॉमी में। तो पूरे एंटायर इकोनॉमी का मतलब क्या है कि जितना भी पैसे का फ्लो होता है इन द एंटायर इकोनॉमी। तो याद रखना, एग्रीगेट सप्लाई एक फ्लो कॉन्सेप्ट है। कौन सा कॉन्सेप्ट है? फ्लो के ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम की बात करें, ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, गिवन पीरियड ऑफ टाइम की बात करें, जिस चीज को हम पीरियड ऑफ टाइम मेजर कर पाए वो क्या होता है? फ्लो कॉन्सेप्ट होता है। तो एग्रीगेट सप्लाई हमेशा इक्वल होता है नेशनल इनकम के ए एस इज इक्वल्स टू वाई। और आपको पता है कि इनकम बराबर होती है, जो भी हम कमाएंगे वो किसके बराबर होता है? जो हमने कंज्यूम कर लिया वो, और कुछ पैसा हमने क्या कर लिया? सेव। तो y बराबर होती है सी प्लस एस के बराबर। तो हम ये भी कह सकते हैं कि एग्रीगेट सप्लाई बराबर हो जाएगा किसके बराबर? सी प्लस एस के बराबर। क्योंकि जब y ए एस के बराबर है और ए एस सी प्लस एस के बराबर है, तो ए एस किसके बराबर हो जाएगा? सी प्लस एस के बराबर। क्लियर है? ओके। कंजम्पशन फंक्शन की अगर हम बात करें तो कंजम्पशन फंक्शन एक फंक्शनल रिलेशनशिप है किसका? कंजम्पशन का एंड नेशनल इनकम का। तो C इज इक्वल्स टू एफ वाई, फंक्शनल रिलेशन है किसका? इनकम का। ठीक है, अब हमारे पास एक ये फॉर्मूला है कंजम्पशन फंक्शन, C इज इक्वल्स टू सी बार प्लस एम पी सी। ठीक है, तो C इज इक्वल्स टू सी बार प्लस, बुक में कभी कभी आपको बी वाई दे रखा होगा, तो बी वाई का मतलब है स्लोप ऑफ कंजम्पशन कर्व। बी वाई क्या है? स्लोप ऑफ कंजम्पशन कर्व है। अगर मैं यहां से एमपीसी की जगह मैं एमपीएस अगर लूं, सेविंग फंक्शन की बात करें, तो ये होगा सी बार प्लस 1 माइनस बी वाई। क्योंकि 1 में से अगर हम b माइनस करते हैं, व्हाट इज b? b इज द स्लोप ऑफ एमपीसी। तो जब 1 में से एमपीसी माइनस कर देंगे तो हमें क्या मिलता है? एमपीएस मिलता है। ये मैंने प्रीवियस वीडियोस में भी आपको समझाया हुआ है बच्चों। ठीक है, तो व्हाट इज सी बार? सी बार इज द ऑटोनोमस कंजम्पशन जो हमें जीरो लेवल ऑफ इनकम पर मिलता है। सी बार इज द ऑटोनोमस कंजम्पशन। ठीक है, अभी हम डिस्कस करते हैं इसको डिटेल में। चलिए हम एक स्केड्यूल प्रिपेयर करते हैं, उस स्केड्यूल के थ्रू हम सारी चीजें समझेंगे। तो पहला है हमारा, हमने एक कॉलम बनाया इनकम का। ठीक है, ये कॉलम है हमारे पास इनकम का। उसके बाद हमारे पास दूसरा कॉलम होगा कंजम्पशन। ठीक है, उसके बाद है हमारे पास इन्वेस्टमेंट। ठीक है, तीसरा हमारे पास है एडी, एग्रीगेट डिमांड। उसके बाद हमने एक कॉलम बना लिया सेविंग का। उसके बाद ये कॉलम बनाया हमने एग्रीगेट सप्लाई। ठीक है, एक ही कॉलम पे मैं सब कुछ समझा दूंगा आपको। फिर आगे एपीसी, फिर आगे हमारे पास एमपीसी, फिर आगे हमारे पास एपीएस, फिर आगे हमारे पास एमपीएस, फिर मैंने एक कॉलम कर लिया रिमार्क्स का। किसका? रिमार्क्स। ओके, तो ये कॉलम्स है हमारे पास। चलिए अब देखिएगा, अब यहाँ पर हमने जीरो लेवल ऑफ इनकम जीरो ले ली। ठीक है, इनकम हमने 100 ले ली, थोड़ा सा राइटिंग का इशू है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, 200। ओके,
फिर हमने ले लिया 300, फिर हमने ले लिया 400। ओके, अब देखिएगा कंजम्पशन जीरो लेवल पर हमारा कंजम्पशन होगा कुछ ना कुछ, यस हम अपने लिवलीहुड को अर्न करने के लिए कुछ ना कुछ कंजम्पशन करेंगे। तो जो जीरो लेवल ऑफ इनकम पर कंजम्पशन होता है दैट कंजम्पशन इज नोन एज ऑटोनोमस कंजम्पशन, एंड ऑटोनोमस कंजम्पशन इज डिनोटेड बाय सी बार। किससे डिनोट करेंगे? सी बार से। ऑटोनोमस कंजम्पशन को किससे डिनोट करेंगे? सी बार से। ठीक है, अब देखिएगा इन्वेस्टमेंट मैंने बताया था, इन्वेस्टमेंट कौन से रहेंगे? ऑटोनोमस विच रिमेन्स फिक्स्ड। ओके, तो यहां पर मान लिया हमने कितना है? 20 है। अब ये हो गया कितना? 80 से बढ़ रहा है तो ये हो जाएगा 120, ये सेम रहेगा 20, ये हो जाएगा 200, ये रहेगा 20, ये हो जाएगा 280 क्योंकि 80 से इंक्रीज करना तो ये हो जाएगा 200, ये हो जाएगा 360 तो ये कितना रहेगा? 20 ही रहेगा। अब एग्रीगेट डिमांड बराबर होता है टू सेक्टर में सी प्लस आई के बराबर, तो सी प्लस आई तो ये हो जाएगा 60, ये हो जाएगा 140, ये हो जाएगा 220, ये हो जाएगा कितना? 300, ये हो जाएगा 380। अब देखिएगा ये इनकम, कंजम्पशन और एडी ये सब सेम रेट से बढ़ रहे हैं, और मैथमेटिकली जब कोई चीज सेम रेट से बढ़े तो वो कौन सा फंक्शन बनाती है? लीनियर फंक्शन। ठीक है, अब सेविंग की बात करें, कमाया 0, खर्च करा 40, तो ये पैसा कहां से आया होगा? पास्ट सेविंग से, तो सेविंग क्या हो जाएंगी? डिक्रीज हो जाएंगी। फिर कमाया 100, खर्च करा 120, तो ये भी पैसा कहां से आएगा? सेविंग से। कमाया 200, खर्च भी 200 करा, तो ये सेविंग कितनी होगी? 0, एंड इट इज नोन एज ब्रेक इवन पॉइंट। इसको क्या बोलेंगे हम? ब्रेक इवन पॉइंट बोलेंगे, जहां पर इनकम किसके बराबर हो जाए? कंजम्पशन के बराबर, एंड एट दैट पॉइंट सेविंग्स बिकम्स 0, तो इसको क्या बोलते हैं? ब्रेक इवन पॉइंट। इसके बाद 300 में से 280 खर्च करा तो ये आ जाएगा 20, और ये आ जाएगा कितना? 40। ओके, अब एग्रीगेट सप्लाई तो आपको पता है नेशनल इनकम के बराबर होती है, तो 0, 100, 200, 300 एंड 400। ठीक है, बात समझ में आ गई? इतना क्लियर है आपको? ओके, चलिए देखिएगा यहां तक आपको क्लियर है। ओके, अब आगे चलते हैं हम, तो कंजम्पशन फंक्शन देखते हैं। ओके, कंजम्पशन फंक्शन क्या है? ठीक है, कंजम्पशन फंक्शन देखिएगा, कंजम्पशन फंक्शन बताया फंक्शनल रिलेशनशिप है किसका? कंजम्पशन का और इनकम का। इसके दो पार्ट हैं, एक है एपीसी और एक है एमपीसी। एपीसी इज द रेशियो ऑफ कंजम्पशन एंड इनकम, तो एपीसी का फॉर्मूला हो गया C अपॉन वाई, एंड एमपीसी इज द रेशियो ऑफ चेंज इन कंजम्पशन ड्यू टू चेंज इन इन्वेस्टमेंट, तो डेल C अपॉन डेल वाई, ये फॉर्मूला हो गया इसका। ठीक है, अब हम कैलकुलेट करते हैं एपीसी और एमपीसी। अब आपको पता है एपीसी का फॉर्मूला क्या है? C अपॉन वाई, तो C कितना है? 40, 40 अपॉन 0 क्या आएगा? जब 0 डिनोमिनेटर में गया तो वैल्यू इनफाइनाइट। 120 अपॉन 100 तो वैल्यू कितनी आएगी? 1.2। 200 अपॉन 200 तो वैल्यू क्या आएगी? 1। यहीं तक निकालते हैं, इसके आगे अगर निकालेंगे 280 अपॉन 300 तो ये पॉइंट में आएगा, मतलब 1 से कम होगा। अगर एमपीसी की बात करें तो ये यहाँ पे तो कुछ नहीं निकलेगा। ठीक है, उसके बाद हमारे पास कितना है? चेंज कितना आया? 40 से कितना चेंज हुआ? 120, मतलब 80 चेंज हुआ। इनकम में कितना चेंज है? 100, तो 80 अपॉन 100 कितना होगा? 0.8, फिर 80 अपॉन 100 0.8, फिर 80 अपॉन 100 0.8, फिर 80 अपॉन 100 0.8। तो इसका मतलब जो हमारा एमपीसी है वो 0.8 ही रहेगा। क्यों? क्योंकि जितना चेंज कंजम्पशन में आ रहा है हर लेवल पर, उतना ही चेंज किस में आ रहा है? इनकम में भी उतना ही क्या आ रहा है? चेंज आ रहा है। ठीक है, क्लियर है इतना? अब बात करते हैं एपीएस की, सेविंग फंक्शन की। तो सेविंग फंक्शन के भी दो पार्ट हैं, एक है एपीएस और एक क्या है? एमपीएस। तो एपीएस का फॉर्मूला होता है एस अपॉन वाई, मतलब सेविंग अपॉन इनकम, और एमपीएस का फॉर्मूला होता है चेंज इन सेविंग अपॉन चेंज इन इनकम। अब इस फॉर्मूले पुट करके एपीएस की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं और एमपीएस की। तो एपीएस अगर हम कैलकुलेट करें तो एपीएस यहाँ पर 0 अपॉन 0, सॉरी -40 अपॉन 0, तो ये कुछ नहीं है। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास -20 अपॉन 100, तो -0.20। ठीक है, और फिर उसके बाद ये आ जाएगा 0 एंड सो ऑन। ओके, अब उसके बाद अगर एमपीएस निकालना है तो देखो सेविंग में कितना चेंज आ रहा है? -40 -20, कितना चेंज आ रहा है? 20, और इनकम में कितना चेंज आ रहा है? 100। 20 अपॉन 100 कितना होगा? 0.2, 20 अपॉन 100 0.2, 20 अपॉन 100 0.2, 20 अपॉन 100 0.2। तो ये एमपीएस हमेशा क्या रहेगा? सेम, जैसे एमपीसी कांस्टेंट था वैसे ही रहेगा। ठीक है, अब एक रिलेशन आपको ये याद रखना है कि एपीसी प्लस एपीएस इज इक्वल्स टू 1 होता है, और एमपीसी प्लस एमपीएस इज इक्वल्स टू क्या होता है? 1 होता है। ठीक है, ये क्यों होते हैं 1? ये हालांकि क्वेश्चन पूछा नहीं जाता, लेकिन मैं फिर भी आपको समझा देता हूं। भाई हमें पता है इनकम बराबर है कंजम्पशन प्लस सेविंग के। ठीक है, अब अगर इन दोनों साइड को हम डेल वाई से डिवाइड करते हैं तो मिलेगा डेल वाई अपॉन डेल वाई, सी अपॉन वाई प्लस एस अपॉन वाई। तो यहाँ से हो गया 1, सी अपॉन वाई होता है एपीसी, एस अपॉन वाई क्या होता है? एपीएस। तो ये किसके इक्वल होते हैं? 1 के इक्वल। ओके, ऐसे ही हमारे पास चेंज इन इनकम बराबर होता है चेंज इन कंजम्पशन के प्लस चेंज इन सेविंग के। ठीक है, अब दोनों साइड को अगर डिवाइड करते हैं किससे? डेल वाई से, तो क्या मिलेगा? डेल वाई अपॉन डेल वाई इज इक्वल्स टू डेल एस अपॉन डेल वाई
प्लस डेल सी अपॉन डेल वाई। अगर हम इसको करें कैंसिल तो ये बचेगा 1, डेल एस अपॉन डेल वाई होता है एम पी एस, डेल वाई सी, डेल सी अपॉन डेल वाई होता है एम पी सी। तो दोनों का सम कितना आ गया, 1 आ गया। ओके, क्लियर है इतना। अब अगर चेक करें तो चेक कर सकते हैं यहाँ पर हम, देखो 1.2 माइनस 0.2 तो 1 प्लस 0 1, 0.8 0.21 0.8 0.21 तो आ गया 1। ठीक है, अब देखिएगा इस पूरे स्केड्यूल को देखिए, बताइए इसमें से कौन सा नेगेटिव है, इन चारों में से कौन सा नेगेटिव हो सकता है। ठीक है, किसकी नेगेटिव वैल्यू हो सकती है, एपीएस की। तो एपीएस की कौन सी वैल्यू हो सकती है, नेगेटिव हो सकती है। बात समझ में आ रही है। ठीक, अब बताइए एपीसी की वैल्यू इनफाइनाइट भी है, एपीसी की वैल्यू 1 से बड़ी भी है, एपीसी की वैल्यू 1 भी है और एपीसी की वैल्यू 1 से कम भी है। तो एपीसी की वैल्यू क्या होती है, ग्रेटर देन 0 अप टू इन्फिनिटी, ग्रेटर देन 0 अप टू इन्फिनिटी। एट ब्रेक इवन पॉइंट, दिस इज द ब्रेक इवन पॉइंट, एट ब्रेक इवन पॉइंट एपीसी कितना होता है, 1 होता है। वहां पे सेविंग क्या होती है, 0, सेविंग क्या रहती है वहां पे, 0। इतना समझ में आ रहा है आपको, इतना क्लियर है। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा इसको अगर चेंज करूं, अब मैं इसको थोड़ा सा अगर चेंज करता हूं तो देखो मैं यहां से इसको चेंज करता हूं, इसको हमें दूसरा पॉइंट देखना है। तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट हमने ले लिया 40, इन्वेस्टमेंट कितना ले लिया हमने, 40 ले लिया इन्वेस्टमेंट। ठीक है, इन्वेस्टमेंट कितना लिया हमने, 40। तो हर लेवल पर कितना लेना पड़ेगा, 40 लेना पड़ेगा। यहाँ पे भी 40, यहाँ पे भी 40, यहाँ पे भी 40। ठीक है, अब इसको प्लस करें सी प्लस आई, तो एडी कितना हो जाएगा यहाँ पे 80। ठीक है, फिर कितना हो जाएगा 160, फिर कितना हो जाएगा 240, फिर कितना हो जाएगा 320, फिर कितना हो जाएगा 400, कितना हो जाएगा 400 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पे ये होगा। अब अगर आपको इकोनॉमी में इक्विलिब्रियम अचीव करना है तो अकॉर्डिंग टू कीन्स इक्विलिब्रियम कहाँ अचीव होगा, व्हेन एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल्स टू एग्रीगेट सप्लाई, या फिर सेविंग बराबर किसके हो जाए, इन्वेस्टमेंट के। तो देखते हैं कि एडी कहाँ पर है। ठीक है, एडी, अब देखो एडी हमारे पास चेक करें, एडी कितना है यहाँ पे 400 और एएसबी कितना है 400, तो दोनों क्या हो गए, इक्वल हो गए, इक्विलिब्रियम अचीव हो गया। और इसी पॉइंट पर सेविंग और इन्वेस्टमेंट किसके बराबर होने चाहिए, सेविंग और इन्वेस्टमेंट एक दूसरे के इक्वल। तो सेविंग कितनी है 40, इन्वेस्टमेंट भी कितने यहाँ पे, इन्वेस्टमेंट भी कितने देखे थे हमने 40, तो 40 दोनों क्या हो गए, इक्वल। तो इसका मतलब जब इकोनॉमी में 400 लेवल ऑफ इनकम हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, इक्विलिब्रियम अचीव हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इक्विलिब्रियम अचीव। इसके नीचे और अगर करें हम तो यहाँ पे हमें इनकम मिलेगी 500। ठीक है, इसमें 80 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 420। ठीक है, इन्वेस्टमेंट हमारे रहेंगे 40 के और सेविंग्स हमारी कितनी हो जाएंगी 60। ओके सॉरी, एडी अगर जोड़े तो ये हो जाएगा कितना 360, 480 और मतलब 480। ठीक है, 400 और 80 कितना हो जाएगा 480। ठीक है, उसके बाद सेविंग यहाँ पे कितनी हो जाएंगी हमारी 60 और एग्रीगेट सप्लाई कितना रहेगा 500। ओके, अब देखिएगा यहाँ पर अगर हम चेक करें तो ये है हमारे पास ब्रेक इवन पॉइंट 400 लेवल ऑफ इनकम पर। अगर हम यहाँ पे चेक करें तो AD इज ग्रेटर देन AS है, AD इज ग्रेटर देन AS, AD इज ग्रेटर देन AS, AD इज ग्रेटर देन AS, तो AD इज ग्रेटर देन AS और AD इज इक्वल्स टू AS। ओके, एट इक्विलिब्रियम AD किसके बराबर है, AS के बराबर। आफ्टर इक्विलिब्रियम AD किससे लेस देन है, AS से। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। बिफोर इक्विलिब्रियम एग्रीगेट डिमांड हमेशा किससे इक्वल होगा, एग्रीगेट सप्लाई से। इस पॉइंट को बोलते हैं एक्सेस डिमांड। एट इक्विलिब्रियम पॉइंट दोनों एक दूसरे के क्या होंगे, इक्वल। आफ्टर इक्विलिब्रियम AD किससे लेस देन होगा, AS से लेस देन होगा। ठीक है, और इसको बोलते हैं, इस पॉइंट को बोलते हैं डेफिशिएंट डिमांड। क्या बोलेंगे इसको, डेफिशिएंट डिमांड, और इन पॉइंट्स को बोलेंगे एक्सेस डिमांड। क्लियर है इतना, ठीक। चलिए नेक्स्ट है हमारे पास इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। नेक्स्ट है हमारे पास इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। ठीक है, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर, इसको देख लेते हैं एक बार कि इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर क्या है। इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर, इट इज डिनोटेड बाय K। ओके, इट इज द रेशियो ऑफ चेंज इन इनकम ड्यू टू चेंज इन इन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो K का फॉर्मूला होता है K इज इक्वल्स टू डेल वाई अपॉन डेल आई। एक और फॉर्मूला होता है मल्टीप्लायर इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 1 माइनस MPC। और आपको पता है अगर हम 1 में से MPC माइनस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, MPS। तो ये फॉर्मूला होता है K इज इक्वल्स टू 1 अपॉन MPS। ठीक है, इतना क्लियर है। अब देखिएगा मल्टीप्लायर की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं। अब देखिए, अगर हमारे पास MPC है 0.6 तो बाय डिफॉल्ट MPS कितना हो जाएगा 0.4। अब क्वेश्चन कहेगा मल्टीप्लायर की वैल्यू कैलकुलेट करिए, तो मल्टीप्लायर का फॉर्मूला होता है K इज इक्वल्स टू 1 अपॉन MPS। तो 1 अपॉन 0.4, तो आंसर आ जाएगा मल्टीप्लायर की वैल्यू 2.5। मल्टीप्लायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2.5। दूसरा केस लेके देखते हैं, MPC अगर 0.5 है
तो MPS भी बाय डिफॉल्ट कितना लेना पड़ेगा हमें 0.5, क्योंकि दोनों दोनों क्या होते हैं 1 के बराबर होते हैं। ठीक है, अब देखिएगा मल्टीप्लायर की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे, 1/MPS, तो 1/0.5, तो हमारे पास मल्टीप्लायर की वैल्यू क्या आ जाएगी 2। अब देखिएगा क्वेश्चन ये पूछ सकता है मल्टीप्लायर की वैल्यू 2 कब होगी, जब MPC और MPS दोनों एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। अब अगर रिलेशन देखें, यहां पर MPC 0.6 है तो मल्टीप्लायर 2.5, यहां MPC 0.5 है तो मल्टीप्लायर की वैल्यू क्या है 2। तो इसका मतलब जितना MPC ज्यादा होगा मल्टीप्लायर भी उतना ही ज्यादा होगा। ओके, जितना MPS कम होगा, जितना MPS क्या होगा कम, उतना ही मल्टीप्लायर क्या होगा ज्यादा। तो MPC और मल्टीप्लायर में डायरेक्ट रिलेशन है और MPS और मल्टीप्लायर में कौन सा रिलेशन है, इनवर्स रिलेशन। ठीक है, क्लियर है इतना? ओके, अब याद रखना मल्टीप्लायर की वैल्यू कभी जीरो नहीं हो सकती, मल्टीप्लायर की वैल्यू कभी जीरो नहीं हो सकती। मल्टीप्लायर की वैल्यू क्या होगी 1 हो सकती है, मल्टीप्लायर क्या हो सकता है 1 हो सकता है। कब होगा 1, व्हेन MPS इज इक्वल्स टू 1 और MPC इज 0। ठीक है, तो अब मल्टीप्लायर इनफाइनाइट भी हो सकता है, मल्टीप्लायर क्या हो सकता है इनफाइनाइट, तो मल्टीप्लायर इनफाइनाइट कब होगा, जब हमारे पास MPS क्या हो जाएगा 0। ओके, मल्टीप्लायर इनफाइनाइट कब होगा, जब MPS क्या होगा 0। ठीक है, तो मल्टीप्लायर की वैल्यू कहां से कहां तक लाई करेगी, ग्रेटर देन 1 अप टू इन्फिनिटी, ग्रेटर देन 1 अप टू इन्फिनिटी। ठीक है, ये हो गया मल्टीप्लायर का कॉन्सेप्ट। ओके, क्लियर है यहां तक? ओके, बाकी ये सारी चीजें आपको नोट्स में, सारी चीजें जो मैंने बताई वो आपको मिल जाएंगी। ओके, अब आता है हमारे पास एक्सेस एंड डेफिशिएंट डिमांड। अब देखो एक्सेस एंड डेफिशिएंट डिमांड को कंट्रोल कैसे किया जा सकता है। भाई डिमांड बहुत ज्यादा है मतलब इन्फ्लेशन है, और डिमांड बहुत कम है मतलब डिफ्लेशन है, तो इसको कैसे करेक्ट किया जा सकता है। सबसे पहला चेंज इन टैक्सेस को चेंज करके। अब बताओ महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ रही है, लोग डिमांड बहुत ज्यादा कर रहे हैं, तो चीजों को क्या करना पड़ेगा महंगा। चीजें कैसे महंगी होंगी कि टैक्स को क्या कर दो बढ़ा दो। ओके, चेंज इन पब्लिक एक्सपेंडिचर को क्या करना पड़ेगा चेंज करना पड़ेगा। चेंज इन पब्लिक बोरोइंग, डेफिसिट फाइनेंसिंग, प्रिंटिंग न्यू नोट्स। ओके, मॉनेटरी सप्लाई के थ्रू कैसे कर सकते हैं, बैंक रेट से कर सकते हैं, CRR से कर सकते हैं, SLR से कर सकते हैं, ओपन मार्केट ऑपरेशन से कर सकते हैं। ओके, मार्जिन रिक्वायरमेंट, रेशनिंग ऑफ क्रेडिट, मॉरल सुएजन। हाँ सर, ये आपने हमें याद है लास्ट चैप्टर में पढ़ाया था मनी एंड बैंकिंग के अंदर, ये आपने हमें पढ़ाया था मनी एंड बैंकिंग के अंदर, आपने सर हमें पढ़ाया था। तो वही चीज है कि मनी सप्लाई को कंट्रोल करना, भाई इन्फ्लेशन के टाइम पे क्या होगा और डिफ्लेशन के टाइम पे क्या होगा। भाई इन्फ्लेशन के टाइम पर क्या करना पड़ेगा, चीजों को महंगा करना, चीजों को क्या करना पड़ेगा, भाई यहां पर इन्फ्लेशन के टाइम पब्लिक के पास पैसा ज्यादा है तो डिमांड ज्यादा कर रहे हैं, तो क्या कर दो चीजों को महंगा कर दो, तो लोग डिमांड क्या करेंगे कम करेंगे। और डिफ्लेशन के टाइम पर लोग कम डिमांड कर रहे हैं क्योंकि चीजें महंगी हैं, तो इसलिए चीजों को क्या कर दो सस्ता कर दो, या फिर उनको कहीं से लोन नहीं मिल पा रहा है, उनको क्रेडिट नहीं मिल पा रहा है, तो जहां से क्रेडिट नहीं मिल पा रहा है उन चीजों को क्या कर दो रेट को कम कर दो। तो ये है बस। ठीक है, तो ये था आपका एक चैप्टर स्टूडेंट्स इनकम डिटर्मिनेशन, जिसको मैंने बहुत जल्दी से कंप्लीट किया है क्योंकि आपको पता है कि टाइम कम है, कि डिटेल में जाने का टाइम नहीं है, तो मैंने इसको शॉर्टकट में, लेकिन हाँ इससे रिलेटेड मैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आपसे पूरे के पूरे डिस्कस करूंगा जो एग्जाम में एज इट इज आ सकते हैं। ठीक है, बस आपको इतना काम करना है, कॉन्फिडेंस रखिए, अच्छे से पढ़ाई करते रहिए, नोट्स को पढ़ाते रहिए। अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप लोग बात कर सकते हैं हमसे, हमारी टीम से। ठीक है, ओके, बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।